हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने शक्करता श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण और मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण देखा था। अब उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वह अभिक्रिया अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड का एल्युमिनियम द्वारा अपचयन करवाकर धातु को प्राप्त किया जाता है थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन करवाकर धातु को हम प्राप्त करें, तो ऐसी अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। करेक्ट। कैसे? तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ आयरन ऑक्साइड लिया Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड है। इसकी क्रिया जब हम एल्युमिनियम से करवाते हैं, यहाँ एल्युमिनियम जो है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, पाउडर के रूप में होता है। जब इसकी क्रिया इससे करवाते हैं तो देखिए, एल्युमिनियम जो है वो फेरस से ज़्यादा क्रियाशील है। एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है, फेरस कम क्रियाशील है। तो ये एल्युमिनियम इस यौगिक में से फेरस को विस्थापित करके ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। इस प्रकार देखिए, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में हमें फेरस प्राप्त होता है, लोहा आयरन प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ में हमें ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साथ में हमें ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार एक बार दोबारा देखिए, एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को विस्थापित करके ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम आयरन से क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार हमें क्रियाफल के रूप में क्या मिलता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है, आयरन मिलता है और ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए, ये जो ऊष्मा ऊर्जा होती है ये इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा ऊर्जा इतनी ज़्यादा उत्पन्न होती है कि ये जो आयरन है, ये आयरन हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। गलित अवस्था के अंदर हमें ये प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि ये आयरन पिघल जाता है और हमें लिक्विड गलित अवस्था में प्राप्त होता है। करेक्ट। गलित अवस्था में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ये जो आयरन हमें गलित अवस्था में प्राप्त हो रहा है, इसका क्या उपयोग है? तो देखिए बच्चों, ये जो पिघली हुई अवस्था में जो हमें आयरन प्राप्त होता है, इसका उपयोग Fe का उपयोग रेलवे लाइन में आने वाली दरारों, मशीनों के पुर्जों
में आने वाली दरारों को भरने में काम आता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो गलित अवस्था में हमें फेरस जो प्राप्त हुआ, आयरन प्राप्त हुआ, ये क्या काम है इसका, क्या यूज है इसका, तो इसका ये उपयोग होता है। करेक्ट। तो ये होती है बच्चों थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, दोबारा देखिए कि धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन करवा करके धातु को प्राप्त करने की जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम के द्वारा अपचयित होकर के और धातु प्रदान करता है। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब इसको हम संतुलित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। करेक्ट। यहाँ फेरस कितने हैं, 2, यहाँ फेरस कितने हैं, 1, तो यहाँ मैं 2 कर दूँ तो यहाँ 2 हो गए। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ मैं एल्युमिनियम 2 कर दूँ। देखिए बच्चों, ठीक है, हाँ बच्चों, इस प्रकार ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो बच्चों ये होती है थर्मिट अभिक्रिया। देखिए, हाँ बच्चों, अब इसी प्रकार की एक रिएक्शन हम और देखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन करवा करके। देखिए बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज को प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए कैसे, वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, हमने यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड लिया। ठीक है, इस मैग्नीज ऑक्साइड की क्रिया हमने एल्युमिनियम से करवाई। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम किस रूप में है, पाउडर के रूप में। करेक्ट, पाउडर के रूप में है। जब एल्युमिनियम की क्रिया जब इससे करवाते हैं तो देखिए एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है किससे, मैग्नीज से। तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम इस मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज को विस्थापित करके ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और बनाता है Al2O3 बनाता है। साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, मैग्नीज प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, हाँ बच्चों, तो हमें प्राप्त होती है मैग्नीज और साथ में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये ऊष्मा ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा ऊर्जा इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है कि इसके कारण ये मैग्नीज धातु जो होती है ये हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती है, गलित अवस्था के अंदर हमें प्राप्त होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम इस समीकरण को संतुलित करें तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ हम कम नहीं कर सकते, यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ अब एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, क्रियाकारक में 1, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एल्युमिनियम यहाँ क्रियाकारक में 4, क्रियाफल में भी 4। करेक्ट। देखिए अब लेकिन यहाँ मैग्नीज क्रिया कारक में कितने हैं, 3, क्रियाफल में कितने हैं, 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इस प्रकार ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो इस प्रकार हम मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा अपचयित करवा करके मैग्नीज धातु को गलित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए एक बार हम दोबारा सक्रियता श्रेणी को यहाँ ड्रॉ करते हैं।
हाँ बच्चों, देखिए ये थी हमारी सक्रियता श्रेणी, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो हमने देखा था कि ये ऊपर स्थित जो धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये धातुएं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। करेक्ट। ये जो धातुएं होती हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील, इन धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो हमारे टॉपिक क्या है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातु, ये धातुएं, ठीक है, इनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखिए हम देखते हैं इनको। देखिए बच्चों, सक्रिय धातुओं को उनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड से विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। जो सक्रिय धातु होती है, इनको इनके गलित क्लोराइडों से या ऑक्साइडों से हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम उसके लिए अब यहाँ डिटेल में एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम धातु की प्राप्ति। हमें सोडियम धातु क्या करना है, प्राप्त करना है, कि सोडियम धातु हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे एक विद्युत अपघटनी टैंक लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका विद्युत अपघटनी टैंक। ठीक है, टैंक लेते हैं। इस विद्युत अपघटनी टैंक में हम ये दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इनको इस प्रकार रखते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड को हम स्विच से जोड़ते हैं और फिर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। करेक्ट, बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं कैथोड कहते हैं। करेक्ट। अब बच्चों, इस टैंक के अंदर, विद्युत अपघटनी टैंक के अंदर हम सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि हमें सोडियम प्राप्त करनी है, तो हम किसका विलयन लेंगे, सोडियम क्लोराइड का। हम सोडियम क्लोराइड का गलित विलयन इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, गलित NaCl, सोडियम क्लोराइड हमने इसके अंदर फिल कर दिया। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट यहाँ से पास आउट होता है। ठीक है, यहाँ से करंट यहाँ आएगा, और जैसे ही करंट इस गलित सोडियम क्लोराइड के इस विलयन में आता है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ठीक है, ये अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार Na+ और Cl- आयन में ये अपघटित हो जाता है। Na+ और Cl- आयन में अपघटित हो जाता है। करेक्ट। जैसे ही करंट यहाँ से पास आउट होता हुआ इस गलित सोडियम क्लोराइड में आएगा, तो गलित सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आयनों में अपघटित हो जाएगा। और जब ये आयनों में अपघटित होता है, तो इन कैथोड और एनोड के ऊपर कुछ अभिक्रिया होती है। अब वो क्या अभिक्रिया होती है, वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, पहले हम कैथोड पर देखते हैं। कैथोड पर देखिए क्या होगा। देखिए, ये कैथोड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव सिरे से। तो ये धन आयन, जो ये धन आयन है, वो कैथोड की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, ये सोडियम आयन, ये वाला सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन, इस कैथोड की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। करेक्ट। अब जब इसकी तरफ आकर्षित होगा और कैथोड पे जाएगा,
और ये सोडियम कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के परमाणु में बदल जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, ये धन आयन कैथोड के ऊपर जाएगा और कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के परमाणु में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का धन आयन, ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के परमाणु में बदल जाता है, यानी का परमाणु। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं आयन, सोडियम का आयन। और कैथोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार सोडियम कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके सोडियम के परमाणु में बदल जाएगा और सोडियम यहाँ जमा होता चला जाएगा। हाँ बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सोडियम आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर सोडियम के परमाणु में बदल जाता है और सोडियम कैथोड पर जमा हो जाता है, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं हम जमा होता है। करेक्ट। अब आगे क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, वो हम अगली पेज पे देखते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन एनोड की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि एनोड क्या है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है और क्लोराइड आयन क्या है, ऋण आवेशित आयन है। तो ये ऋण आवेशित क्लोराइड आयन एनोड की ओर आकर्षित होता है और ये क्लोराइड आयन यहाँ पे एनोड के ऊपर जाएगा और एनोड को इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन एनोड की ओर आकर्षित होगा और एनोड पर पहुंच करके एनोड को इलेक्ट्रॉन दे करके और उसके अंदर, ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं हम। ये क्लोराइड आयन एनोड की ओर आकर्षित होता है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आयन है और एनोड क्या है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एनोड को इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एनोड पर क्लोराइड आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 गैस में बदल जाएगा। ठीक है, एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, ये आयन एनोड पर क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन देकर के क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। इस प्रकार धातु कैथोड के ऊपर निक्षेपित होती चली जाएगी और Cl क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस जो एनोड के ऊपर बनती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम सक्रिय धातुओं के गलित क्लोराइडों से हम धातु को प्राप्त करते हैं। यह है बच्चों विद्युत अपघटन विधि। देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कैथोड पर Na धातु को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा उनके गलित क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एग्जाम में इस विद्युत अपघटन विधि से संबंधित कुछ एंटी क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वो क्रॉस क्वेश्चंस वो देखेंगे। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए इस सक्रियता श्रेणी के अंदर ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा ये मध्य में स्थित मध्य क्रियाशील धातुएं हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था
कि जो मध्य में स्थित जो ये धातुएं होती हैं, इन धातुओं को हमने इनके ऑक्साइडों से कार्बन के द्वारा अपचयन करवा के प्राप्त किया था। जैसा कि हमने देखा था, आपने जैसे जिंक ऑक्साइड था, इसका हमने कार्बन के द्वारा अपचयन करवाया और अपचयन करवाने पर हमें जिंक प्राप्त हुआ, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस मध्य में स्थित जो धातुएं हैं, इन धातुओं को इनके ऑक्साइडों से कार्बन के द्वारा अपचयन करके हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के द्वारा अपचयन करवाया गया और हमने जिंक को प्राप्त किया। करेक्ट। अब एग्जाम में प्रश्न ये आता है, हाँ बच्चों, तो प्रश्न पूछा जाता है कि सक्रिय धातुओं को उनके ऑक्साइडों से अपचयन करवाकर प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि मध्य में स्थित धातुओं को उनके ऑक्साइडों से कार्बन द्वारा अपचयन करा के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन धातुओं को इनके ऑक्साइडों से कार्बन द्वारा अपचयन करवा के प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ सोडियम ऑक्साइड लेते हैं। इसका हम कार्बन के द्वारा जब अपचयन करवाएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न देखते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये सोडियम सक्रिय धातु है। इस सक्रिय धातु और इस ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, बजाय सोडियम और कार्बन के बीच में जो आकर्षण है उसकी तुलना में सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं सक्रिय धातु व ऑक्सीजन के मध्य आकर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन व सक्रिय धातु के मध्य आकर्षण से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि कार्बन इनके आकर्षण को तोड़ नहीं पाता, इसलिए हम इसका अपचयन नहीं करवा सकते। ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमने गलित क्लोराइड के स्थान पर धातु क्लोराइड का जलीय विलयन क्यों नहीं लिया। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमने गलित क्लोराइड के स्थान पर हम धातु क्लोराइड का जलीय विलयन भी तो ले सकते थे, फिर हमने धातु क्लोराइड का जलीय विलयन क्यों नहीं लिया, गलित क्लोराइड ही क्यों लिए हमने। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने धातु क्लोराइड का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए हम एक बार वापस को ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा रफली देखिए इस प्रकार। ठीक है, ये हमारा एनोड है, ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। ये धातु क्लोराइड का जलीय विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। Na धातु क्लोराइड का ये इसके अंदर NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम करंट को फॉलो करेंगे तो ये जो NaCl है, NaCl Na और Cl आयन में क्या होगा, अपघटित होगा। यहाँ पे Na आयन और Cl आयन बनेंगे, और जब ये Na आयन कैथोड के ऊपर जाएगा और कैथोड के ऊपर जाके जैसे ये सोडियम के परमाणु में बदलेगा, तो ये सोडियम का परमाणु इस विलयन में जो जल है, इस जल से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। ये सोडियम इस विलयन में उपस्थित वाटर से क्रिया करके NaOH बनाएगा। ठीक है, तो NaOH बना लेगा और हमें धातु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन नहीं लेते, हमेशा विद्युत अपघटन कराते वक्त गलित क्लोराइड को काम में लेते हैं। करेक्ट। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर ये है। एक बार हम वापस रिपीट कर देते हैं कि ये
जैसे ही हम करंट प्रवाहित करेंगे तो सोडियम क्लोराइड Na और Cl में टूटेगा। ये Na आयन कैथोड पे जाएगा और ये सोडियम के परमाणु में बदल जाएगा। ये सोडियम का परमाणु इस विलयन के अंदर जो जल है उससे क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हमें धातु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जलीय विलयन की जगह हम कलित क्लोराइड प्राप्त करते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो कैथोड पर बनी धातु जल से अभिक्रिया करके NaOH बना लेगी और धातु प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो उसका आंसर ये है बच्चों। देखिए, हाँ बच्चों, ये था हमारा सक्रियता श्रेणी के ऊपर इस धातुओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम अगला एक छोटी परिभाषा लेते हैं कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए यह सांद्र HCl व HNO3 सांद्र HCl व HNO3 का 3:1 में बना मिश्रण है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं एक्वारेजिया। और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाते हैं? ये 75% होना चाहिए और ये 25% होना चाहिए। ठीक है, 3:1 के रेशो में। ये इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली है कि गोल्ड व प्लेटिनम भी इसमें पिघल जाते हैं। करेक्ट। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा कहते तो देखिए बच्चों, ये होता है एक्वारेजिया। कई बार एग्जाम में छोटी 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, एक्वारेजिया क्या है, उसका आंसर देखिए। हाँ बच्चों, एक परिभाषा और देखते हैं, एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण देखिए, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का बनना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है, एनोडीकरण क्या होता है। देखिए, हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं ये देखा। ठीक है, और एक्वारेजिया, एनोडीकरण के बारे में देखा और थर्मिट अभिक्रिया के बारे में देखा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़ सके और समय पे हम आपको अगली वीडियो उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, थैंक यू।